हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एज प्रॉमिस्ड, एरर डिटेक्शन अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की कोई सीमा नहीं रखी जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के डायरेक्शंस की तरफ। The same directions that we are following today also is identify errors from the given statements. Given statements में से आपको error खोजना है। Error is in one part of the sentence. Error आपके sentence के किसी एक हिस्से में है। If you see a sentence with no error, mark option D. अगर आपको कोई error लगता है कि no error है तो SSC में 4 ही ऑप्शन है। चौथा वाला कौन सा हो जाएगा आपका? No error. चलिए बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। They were exceptional good orators, so all of us listened to them very attentively. वो लोग इतने अच्छे प्रवक्ता थे। ओरेटर्स का मतलब होता है प्रवक्ता। ठीक है, ओरेटर्स यहाँ पे आपके सेंटेंस में बन गया नाउन। ठीक, कैसे ओरेटर्स थे? गुड ओरेटर्स थे। तो गुड हमारे सेंटेंस में क्या बन गया? एडजेक्टिव। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। दे वर सही है क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ वेरी होना चाहिए था। ये भी सही जा रहा है, सब्जेक्ट भी सही जा रहा है, वर्ब भी सही जा रहा है, सब कुछ देखो सही जा रहा है। ठीक, एक्सेप्शनल वर्ड क्या थोड़ा सा अजीब सा साउंड नहीं हो रहा? हम बोल रहे हैं दे वर एक्सेप्शनल गुड ओरेटर्स, सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली, है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल लिखा है। अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव के पहले जो वर्ड उसको डिस्क्राइब करेगा वो वर्ड होता है हमारा एडवर्ब। वो वर्ड क्या होता है हमारा? एडवर्ब होता है। यस और नो? अब देखो, अगर वो एडवर्ब होता है तो वी नो दैट मोस्ट एडवर्ब्स फिनिश विद द लेटर ly। यस और नो? तो यहाँ पे इसका मतलब एक्सेप्शनल का यूज ही गलत है। अगर हमारे पास सेंटेंस में नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडवर्ब है, तो वी नो दैट मोस्ट एडवर्ब्स फिनिश विद द वर्ड ly। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दे वर exceptionally good orators, so all of us listen to them very attentively. इसीलिए हम सारे लोग उन्हें बहुत attentively सुन रहे थे। They were exceptionally good. ठीक है, यहां पे हो जाएगा exceptionally good orators। चलिए, ये तो था आपके सेंटेंस में नाउन के साथ आपके सब्जेक्ट का प्लेसमेंट में। यहां पास ऑफ स्पीच का देखो रोल था। ठीक है, एक्सेप्शनल की जगह किसने ले ली? एक्सेप्शनली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो सके तो पॉज करिएगा और बाकी स्कोर कार्ड रेडी रहना चाहिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। चलो सेंटेंस को तोड़ के देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहां पे डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, आपकी टीचर आपका सब्जेक्ट थी। सेड यहां पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, या अगर हम कहते हैं रिपोर्टर बोल दें। टू द स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट कोट क्या है? गो थ्रू द नोट्स, और नोट्स को एज मेनी टाइम्स पढ़िए एज पॉसिबल, है ना, एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड फेल। यहाँ पे लिखा है लेस्ट यू वुड फेल। अच्छा, हमने आपको एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, वर्क हार्ड लेस्ट यू जो भी फेल, और एक हमने आपसे पढ़ाया था वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। आई होप आपको अब तक ये याद आ चुका होगा। हमने आपसे को क्या पढ़ाया था कि ये इंग्लिश के दो स्ट्रक्चर्स फॉलो करता है। लेस्ट अपने साथ हमेशा शुड लेता है और अदरवाइज हमेशा अपने साथ विल लेता है। ये दो स्ट्रक्चर है जो हम लोग फॉलो करते हैं। तो हमारा करेक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कौन सा वर्ड है जो गलत तरीके से यूज हो रहा है? यहाँ पे वो वर्ड है वुड। तो हमारा करेक्शन यहाँ पे क्या होगा? रिप्लेस वुड बाय शुड। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे टीचर का स्टेटमेंट था, आपके पास ऑब्जेक्ट था, आपने स्टेटमेंट दिया गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितनी बार हो सके जितना पॉसिबल है उतनी बार, अदरवाइज आप फेल कर जाएंगे। देखो मीनिंग यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे एक वार्निंग है, वार्निंग का कंसिक्वेंस दे रहा है। वार्निंग क्या है? लेस्ट, और उसका कंसिक्वेंस क्या है कि आप फेल हो जाएंगे। बट द सीक्वेंशियल रूल इज कि लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड, मतलब शुड जाएगा लेस्ट के साथ, आप अदरवाइज के साथ विल यूज करोगे। ठीक है, वुड का तो खैर कोई चांस ही नहीं, कोई सीन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। सॉर्टेड? चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड।
my best to defend my friends who are after all guilty to some extent. बहुत कम, seldom का मतलब क्या होता है? कभी कभी या कभी नहीं, कभी कभी या कभी नहीं। मैंने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की है जो कि कहीं ना कहीं गिल्टी है कुछ हद तक। हमने क्या बोला? who are after all, जो कहीं ना कहीं किसी हद तक गिल्टी है, मतलब उन्होंने कोई गुनाह किया है या कोई क्राइम किया है। अब सेल्डम देखो कैसे कैसे यूज किया जा सकता है सेल्डम में। क्वेश्चन में सेल्डम अकेले हो सकता है जिसका मीनिंग है कभी कभी। सेल्डम अगर आपके सेंटेंस में और के साथ जा सकता है, और सेल्डम आपके सेंटेंस में इफ के साथ भी जा सकता है। अगर और के साथ जाएगा तो नेवर हो जाएगा, और अगर इफ के साथ जाएगा तो एवर हो जाएगा। अब आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को खुद पढ़ लीजिए। यहां क्या लिखा है? सेल्डम और एवर, और हमने आपसे क्या बताया था कि इफ के साथ एवर जाता है और के साथ तो नेवर जाता है। यस और नो? तो हमारा यहाँ पे एक चीज तो तय है कि क्लियर क्या होगा, एवर वहां से हट जाएगा। तो एवर को कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा? नेवर। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बेसिक रूल्स पे टिके हुए हैं और वर्ड्स को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं करेक्ट वर्ड्स के साथ। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? सेल्डम और नेवर have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent. समझ आया? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given his consent to join the meeting. Let's see. हमारे पास एक सब्जेक्ट है द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल द से स्टार्ट हो रहा है, द वाइस प्रेसिडेंट, ये पहला सब्जेक्ट है ऑफ इंडिया, एंड आर्टिकल द से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ये दो अलग अलग लोग हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द दोनों के साथ जा रहा है। हमने आपसे क्या बोलते हैं, जब एक के साथ पहले में अगर आर्टिकल द होता है तो ये माना जाता है कि वो पर्सन एक ही बंदा है ना, लेकिन नहीं, हमारा केस तो डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों ही अलग अलग द ले रहे हैं, बीच में एंड से कनेक्टेड है, मतलब इतना तय है कि ये दो लोग हैं। अब दो लोग हैं तो प्लूरल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हैव लिखा है, ये भी सही है, यहाँ तक कोई एरर है नहीं। हैव गिवन, उसके बाद देखो आपको एरर मिल चुका होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। हिज क्यों होगा? जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी तो उसके अकॉर्डिंग होगा। दो सब्जेक्ट है मतलब प्लूरल है, तो इसका मतलब वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? देयर कंसेंट टू जॉइन द मीटिंग। हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा देयर कंसेंट। समझ में आया? दिस इज हाउ यू रिलेट, दिस इज हाउ यू विल बी रिलेटिंग एरर करेक्शंस व्हेन यू आर सिटिंग इन योर एग्जाम्स। बी वेरी प्रिसाइज अबाउट इट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो। यहाँ पे इट बीइंग सही है। क्यों सही है? कॉज इफेक्ट है ना, क्योंकि आज रात बहुत तूफान है, बेहतर होगा कि तुम कल का प्रोग्राम शिफ्ट कर दो, है ना। तुम अपने सारे प्रोग्राम्स कल के लिए शिफ्ट कर दो। तो देखो कॉज का इफेक्ट क्या हो रहा है कि हम प्रोग्राम्स को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इट बीइंग सही जा रहा है ना। इट बीइंग अ स्टॉर्मी नाइट यू मस्ट थॉट ऑफ पोस्टपोनिंग। आपको सोचना चाहिए पोस्टपोन करने के लिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपको सोचना चाहिए पोस्टपोन करने के लिए। तो थॉट कैसे होगा? यहां पे करेक्शन क्या होना चाहिए? यू मस्ट थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। आपको अपने सारे प्रोग्राम्स कल सुबह तक पोस्टपोन करने के लिए सोचना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा? थॉट बाय थिंक रिप्लेस हो जाएगा। हमारा करेक्शन होगा थॉट बाय थिंक, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। करेक्शन हो जाएगा थिंक ऑफ पोस्टपोनिंग ऑल योर प्रोग्राम्स टिल टुमारो मॉर्निंग। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज बीन ट्राइंग टू लुर हर फॉर मंथ्स। लुर का मीनिंग होता है उसको क्या कहते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है बहुत महीनों से। बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसे अभी तक सक्सेस नहीं मिली, मतलब वो अभी तक उसे इंप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, अब लिखा है ही हैज बीन ट्राइंग टू, मतलब वो पास्ट से ट्राई कर रहा था, वो अभी भी ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे हैज बीन बिल्कुल सही है ना।
अब यहाँ क्या लिखा है, he has been trying to do what? To lure. Lure मतलब to impress her, है ना, to impress her for months. महीनों से ऐसा कर रहा है, लेकिन but owing to his misfortune, वो इतना misfortunate है ना, इतना unfortunate है that he has not still succeeded. No. Is it making sense? क्या ये still यहाँ होना चाहिए? आंसर यहाँ पे yet होगा, वो अभी तक सक्सीड नहीं कर पाया, है ना. यहाँ पे बट के साथ जोड़ रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पे जो स्टेटमेंट जाएगा वो yet होगा. नॉट yet सक्सीडेड लिख दो या नॉट सक्सीडेड yet लिख दीजिए, दोनों सही हैं, लेकिन आपके सेंटेंस में यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, नॉट yet सक्सीडेड, स्टिल नहीं यूज किया जाएगा. हम ये कहना चाहते थे कि वो उसे कई महीनों से इंप्रेस करने की कोशिश करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है. तो हैज बीन ट्राइंग, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया. टू लर्न हर, टू इंप्रेस हर फॉर मंथ्स, लेकिन owing to his misfortune, उसकी किस्मत इतनी खराब है that he has not yet succeeded. हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, he has not yet succeeded. Is that clear? चलिए बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The cruel lady made her stepdaughter do all the household chores. ठीक है, तो सिंड्रेला की मॉम जैसा बात हो गया ना. चलिए, The cruel lady made her stepdaughter. क्रूअल लेडी ने अपनी स्टेप डॉटर को सारे घर के काम करवाए. ठीक है, यहां लिखा है द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू. द क्रूअल लेडी तक कोई दिक्कत था नहीं, उसने क्या करवाया, काम, तो मेड सही है. मेड हर स्टेप डॉटर, मेड हर स्टेप डॉटर तक कोई एरर है, नो. मेड हर स्टेप डॉटर डू व्हाट, स्टेप डॉटर से काम करवाया, तो यहाँ पे टू क्यों आएगा, हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, रिमूव करना पड़ेगा यहां से टू. करेक्शन हो जाएगा द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल दी हाउस होल्ड कोर्स. कोर्स का मतलब होता है सारे घर के कामकाज. ठीक है, डेली रूटीन वर्क जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं डेली रूटीन वर्क. घर के कामकाज जो होते हैं वो होते हैं आपके हाउस होल्ड कोर्स. ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. टू राइट, टू स्पीक और टू एक्ट सीम्स वेरी इजी. बोलना, लिखना या फिर एक्ट करना सब कुछ बहुत इजी लगता है. अब देखो, टू राइट सीम्स वेरी इजी, यहां सीम सही है. टू स्पीक सीम्स वेरी इजी, यहां भी सीम सही है क्योंकि ये सब सिंगल सिंगल है. या फिर एक्ट करना सीम्स इजी, ये भी सही है क्योंकि ये भी सिंगल एक्ट है. देखो तीनों हमारे अलग अलग वर्ड्स थे, लेकिन तीनों का रिलेशन एक ही वर्ड के साथ है, सीम्स वेरी इजी के साथ. और क्योंकि हमने तीनों को इंडिविजुअली ट्रीट किया है और ये पैरेलल जा रहे हैं, है ना, ये पैरेलल जा रहे हैं, तो ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे, इसमें कोई भी एरर नहीं है. तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यस. नाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स इज नो एरर. लिखना, बोलना या फिर एक्ट करना सब कुछ बहुत इजी दिखाई देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल सीम्स वेरी इजी. क्लियर, ये पैरेललिज्म के रूल्स है. कई बार आईएनजी आईएनजी के फॉर्म मिलते हैं, मतलब जेरेंड जेरेंड, और कई बार आपको टू के साथ इन्फिनेटिव का सेक्शन दिखता है. अगर इंडिविजुअली ट्रीट हो रहा है तो सिर्फ वर्ब को आइडेंटिफाई कर दो, आपको एरर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. टेकिंग टी ही वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्क. चाय पीने के बाद वो ऑफिस गया और उसने बहुत सारा काम लोगों को डिवाइड कर दिया. ठीक, चाय पीने के बाद वो गया. टेकिंग टी का मतलब क्या होता है, उसने चाय लिया कि उसने चाय पिया, दोनों में डिफरेंस है ना. टेक दिस पेन, तो मतलब आप लेंगे मेरे हाथ से. हैव दिस टी या हैव सम कॉफी, कि टेक सम कॉफी क्या होता है बताइए, हैव सम कॉफी बोलते हैं ना. इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम स्टेटमेंट में टेक को गलत तरीके से यूज करें. टेक का मतलब होता है लेना और हैव का मतलब होता है पीना. समझ में आया, हैव का मतलब होता है खाना या पीना, वो लेने के लिए नहीं होता. हम अगर ऐसा बोल सकते थे, टेक दिस ट्रे एंड हैव योर कॉफी, मतलब ट्रे लीजिए और ट्रे में रखी कॉफी आप पीजिए. तो देखो वहां पे हैव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस में टेकिंग टी गलत तरीके से यूज हो रहा है. तो आप लोग कितना इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो ना, कितनी सारी चीजें हम लोग गलत बोलते हैं, सारे के सारे आप लोगों के सही हो रहे हैं. यहाँ पे मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा, having tea he went to office and disposed of a lot of work. Is that clear? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को एरर्स को कैसे छोटे छोटे वर्ड्स में और स्टेटमेंट्स में हम रिलेट कर सकते हैं या को रिलेट कर सकते हैं. क्लियर, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई डू नॉट रिमेंबर माई सिस्टर्स गोइंग टू टेक कोचिंग क्लासेस फॉर द एग्जाम.
मुझे याद नहीं है मुझे मेरी सिस्टर को कोचिंग क्लासेस ले जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारी चीजें छोड़िए, पहले सब्जेक्ट खोजो। आई, सही है, हमको सब्जेक्ट मिल गया। डू नॉट रिमेंबर, यू डू नॉट रिमेंबर व्हाट, आपकी सिस्टर को ले जाना, गोइंग। अब यहाँ पे गोइंग हमारा वर्ब है, कैसा वर्ब है ये? जेरेंड है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हमें नहीं पता, है ना। यहाँ पे एक चीज देखो, यू रिमेंबर योर सिस्टर्स व्हाट, यहाँ पे ये व्हाट का आंसर दे रहा है ना, पर्पस के लिए जा रहा है, पर्पस के लिए जा रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे सेंटेंस में क्या है? जेरेंड है। और जेरेंड को हमेशा पता है हमें वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लेता है। कौन सा फॉर्म लेता है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लेता है। तो अब हमारे सेंटेंस को एक बार फिर से देखो, हमने आपको रूल में पढ़ाया था कि जेरेंड जब भी बैठेगा उसके साथ का नाउन या फिर प्रोनाउन जब भी होगा, कौन से केस में होगा? पजेसिव केस में होगा। कौन से केस में होगा? पजेसिव केस होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है सिस्टर्स गोइंग, इसका मतलब देखो ये सही है। यहाँ पे आपका जो नाउन है वो कौन से केस में है? आपके पजेसिव केस में है। तो अब देखते हैं आगे क्या बोला है। आई डू नॉट रिमेंबर माई सिस्टर्स गोइंग, मेरी सिस्टर का जाना कहाँ पे? कहाँ पे? टू टेक कोचिंग क्लासेस फॉर द एग्जाम, एग्जाम्स के लिए कोचिंग क्लासेस जाती थी वो, ये ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है ना। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो I do not remember my sisters going। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमने जेरेंड पहले आइडेंटिफाई कर दिया, फिर हमने ये देखा कि जेरेंड अपने साथ जो नाउन या प्रोनाउन लेता है वो कौन से केस में लेता है? पजेसिव केस में लेता है। ये भी आपके सेंटेंस में सही है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? नो एरर, है ना। जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें एरर मिले, ये सेंटेंस भी हमारा नो एरर में मार्क किया जाएगा। ये थे आपके कुछ और बहुत सारे नए टाइप के एरर करेक्शन, हमने नए वर्ड्स के यूजेस से ही देखे मोर देन ग्रामर टुडे। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और भी चलेंगी और भी हम पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट जब आपसे मुलाकात होगी तो एक नए चैप्टर के साथ होगी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।